Hello everyone, I'm Akriti Tiwari here with a new amazing chapter of class 9th chemistry, matter in our surrounding. So before I start, let me clear you the term matter. What is matter बच्चों? आपने हमेशा बुक्स में पढ़ा है, हमेशा आप डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं कि anything that occupies space and have mass is called matter. बट एक्चुअल में इसको समझना है आपने, अब तक आपने सिर्फ पढ़ा है. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि मैटर होता क्या है. हमने पढ़ा एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाई, जो कि घेर ले, ऑक्यूपाई कर ले स्पेस यानी कि जगह को, एंड हैव मास यानी कि उसका अपना खुद का कोई मास हो, कोई वेट हो, तो हम उस चीज को मैटर कहते हैं. सो आपके सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड इज व्हाट? मैटर. क्यों? क्योंकि इसने स्पेस घेरा हुआ है और इसका अपना कुछ मास है. आई एम हैविंग दिस पेन इन माय हैंड. तो ये पेन क्या है? पेन के पास मास है. ये पेन अगर मैं इसको रख दूं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मैटर है. ग्लास, डे टू डे लाइफ में जितनी चीजें हम देखते हैं और हर वो चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ अपना खुद का कोई ना कोई वेट होगा, कोई मास होगा, तो हम हर उस चीज को मैटर कहते हैं. अब ये मैटर बना किसका होता है? मैटर बना होता है पार्टिकल्स का. पार्टिकल्स का मतलब छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स का मैटर बना होता है. साइंस की लैंग्वेज में इन्हीं पार्टिकल्स को, इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं. हम बोलते हैं ना कि हर चीज किसकी बनी होती है? किसी ना किसी कण की बनी होती है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल. देन व्हाट इज पार्टिकल कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस? दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एटम. एटम क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. जिस तरीके से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल होती है, इसी तरीके से जब हम केमिकल वर्ड की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है एटम. एटम क्या होता है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर की तरफ जो ऑर्बिट नजर आते हैं, यहाँ पर हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं. अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये एटम कैसे बनाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए फिर आज आपको पता चल गया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं जिससे कि कोई भी मैटर बना होता है. अब ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज व्हाट? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. अब देखिए मैं आपको यहाँ पर अभी स्टेट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए. मैंने एक लॉग बनाया है, एक ये लकड़ी का लॉग है. यहाँ पर मैं आपको पार्टिकल्स अरेंजमेंट दिखा रही हूँ. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन्स. So particles have space between them, but here in this picture we cannot see any of the space. हमें कोई space नजर नहीं आ रहा है. तो अगर मैं next picture में बनाऊं, ये next picture में देखिए बच्चों. Now you can see the space, but the space is very tiny. बहुत छोटा, बहुत कम space है. Very less space is there. Now in the third image, in the third picture, the arrangement of particles is like this. So there is so much space between the particles. ये जो एम्प्टी जगह दिखाई दे रही है, जो वैकेंट चीज दिखाई दे रही है, ये जो व्हाइट कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज नथिंग बट स्पेस. So this space is called intermolecular space. What this space is called? Intermolecular space. Now what does this term mean? Inter means बीच में, molecular means molecules के बीच में जो space होता है उस space को हम कहते हैं intermolecular space. Now what is molecule? Molecule is जब एटम एक से ज्यादा होते हैं, more than one atoms together makes a molecule. For example दे दूं, एक सिंगल OS एटम, जब इसके दो एटम मिल गए, one O and one O makes O2, that is oxygen molecule. So more than one atoms make molecule. तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कहते हैं. तो पार्टिकल्स के बीच ये स्पेस होता है. अब डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर ये स्पेस डिफरेंट क्या करता है, वेरी करता है. वी विल स्टडी लेटर ऑन. नाउ द थर्ड, कम टू द थर्ड पॉइंट. द
द थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं फोर्स। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो कोई भी एक स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल ये जिस बोर्ड पे, मैं हमेशा आपको ये बोर्ड का एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि आपके सामने आपको नजर आ रहा है। क्यों? अब देखिए बोर्ड है बच्चों, बोर्ड पार्टिकल्स का बना है। अगर ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करके रखते तो हम इस चीज को कभी भी एज अ टफ सरफेस, एज अ व्हाइट बोर्ड नहीं देख पाते। अब अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में यही फोर्स क्या होता है, कम होता है। इस फोर्स के कम होने की वजह से ही पार्टिकल्स टुगेदर नहीं रह पाते। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। इसीलिए जब पानी गिरता है बहुत तेजी से फैल जाता है, क्योंकि वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होती है, कम होती है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। चलिए आगे बढ़े। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, मैटर हर वो चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो उसे हम मैटर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 3 पढ़ी कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स का बना होता है, मैटर के पास स्पेस होता है, स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। पार्टिकल्स और मैटर अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये जो मैटर होता है ये 3 तरीके से है, 3 फॉर्म्स में हमें मिलता है। व्हाट इज दिस, व्हाट आर दे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बताने की जरूरत तो नहीं है सॉलिड इज कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं सॉलिड का। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको वुडन लॉग बना करके दिखाया है। तो देखिए बच्चों, सॉलिड क्या चीज होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ही टाइटली, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे पेन हो, चाहे पेपर हो, चाहे आपके ग्लास हो, कप हो, आपके घर के यूटेंसिल्स हो, बेड हो, टेबल हो, कोई भी एनीथिंग दैट इज सॉलिड, उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि या तो उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा, और इफ अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। Am I clear to you? चलिए, लिक्विड इज व्हाट, जिसमें कि पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स क्या होंगे, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा। अभी मैं आपको जब इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्या दिया, एक्वेरियम का एग्जांपल, एक पॉट ले लिया है हमने स्क्वायर का, और इसके अंदर हमने वाटर फिल किया है। यहाँ पे मैंने आपको पार्टिकल्स दिखाए हैं। गैस में मैंने एक स्प्रे का एग्जांपल लिया है। स्प्रे के अंदर क्या है, और ज्यादा लूजली पैक्ड है पार्टिकल्स, बहुत दूर दूर आसानी से इधर उधर मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, डेंसली मतलब जितने यूनिट एरिया में कोई चीज जितनी ज्यादा होती है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, सॉलिड की बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, और गैस में क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। चलिए, तो हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको आसानी से याद करने के लिए, ताकि आपको अलग अलग इनको याद ना कर पाए, आप तीनों को एक साथ कंपेयर करके देख पाए, इसलिए मैंने आपको ये टेबल फॉर्म में बना करके दिया है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कोई एनर्जी होती है, कोई फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड में क्यों वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत पास पास है। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पार्टिकल्स हमें लिक्विड में दूर दूर नजर आ रहे हैं और लिक्विड फ्लो कर लेता है, लेकिन उतनी तेजी से फ्लो नहीं करता जैसे कि गैस कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंसेंस स्टिक की, कॉमन एग्जाम्पल है सभी की बुक्स में, इंसेंस स्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि हम अगर धूप बत्ती, अगरबत्ती की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है, हम अपने कमरे के एक कॉर्नर में उसको जलाते हैं और पूरे कमरे में हमें फ्रेगनेंस मिलती है, तो बहुत तेजी से मिलती है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, तो मैंने अगर एक गिलास पानी यहाँ पर इस जगह डाला है, तो वो फ्लो तो करेगा, लेकिन इतनी तेज भी नहीं करेगा कि वो कमरे के बाहर पहुंच जाए। यानी कि उसके बीच में स्पेस तो है, लेकिन इतना नहीं है, फोर्स तो है, लेकिन फोर्स कैसा है, वीक है।
और गैसेज में वो फोर्स बहुत ज्यादा वीक है, इसी वजह से पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं इधर उधर, रैंडम मोशन में इधर उधर कहीं भी मूव कर पाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैं बता चुकी हूँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या तो नहीं होता है, लेस होता है, यानी कि नेग्लिजिबल के करीब होता है। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड क्या होता है, बड़ा होता है, और गैसेज में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए इतनी दूर दूर आपको पार्टिकल्स नजर आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट है शेप एंड वॉल्यूम। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या है, शेप डेफिनाइट है। क्या इसकी शेप बदल रही है, क्या इस बोर्ड की शेप बदल रही है, नो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसकी शेप डेफिनाइट है। हाँ चलिए अब मैं बात करती हूँ पानी की। तो क्या ये बॉटल में पानी आपको ऐसे दिख रहा है, अभी ये स्टैंडिंग में है बॉटल, तो पानी आपको इस तरीके से दिख रहा है। मैं इस बॉटल को ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा टिल्ट कर देती हूँ, तो पानी आपको इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि इसकी क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है, यानी कि शेप डेफिनाइट नहीं है। अब मैंने अगर इसको इसके ढक्कन में ले लिया है तो इसने अपनी शेप बदल दी है। मैं इसको स्पून में लूंगी तो शेप बदल देगा, बकेट में लूंगी तो शेप बदल देगा, यानी कि लिक्विड क्या करते हैं, इनके पास डेफिनाइट शेप नहीं होती, नॉट डेफिनाइट। अब हम गैस की बात करते हैं, गैस के साथ भी ऐसा ही है। अगर मैं उसको स्प्रे की बॉटल में डालती हूँ तो वैसा हो जाएगा, मैं उसको बॉक्स में डाल देती हूँ तो और ज्यादा शेप अपनी चेंज कर लेगा, यानी कि गैसेस के पास भी डेफिनाइट शेप नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको बता दिया है कि जितने एरिया में जितने ज्यादा हमारे पार्टिकल्स होंगे वो डेंसिटी होती है, उतना ज्यादा वो चीज क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है। तो हमारी सॉलिड में क्या है, डेंसिटी हाई, लिक्विड में क्या है, लो, और गैसेस में क्या है, बहुत ज्यादा लो, वेरी लो। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग मतलब जिस चीज ऐसा टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर जिसपे कि कोई सॉलिड क्या होने लगे, पिघलने लगे, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। और अगर कोई चीज बॉईल होने लगे, उबलने लगे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और गैसेज में हम ऐसा इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जब मैं फ्लोटिंग कैपेसिटी की बात करती हूँ तो सॉलिड बिल्कुल फ्लो नहीं करते, क्या ये बह के इधर उधर फैल रहा है, नहीं, यानी कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। जब मैं लिक्विड की बात करती हूँ तो यस वो फैल जाती है, यानी कि लिक्विड्स कैन फ्लो। और जब मैं गैसेस की बात करती हूँ तो यस दे कैन ऑल्सो फ्लो, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह तक महक जाती है, फ्रेगनेंस जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, तो एक कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको सॉलिड का बता चुकी हूँ, लेकिन आप सब बच्चों के दिमाग में माइट भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम स्पॉन्ज भी तो सॉलिड होता है, फिर स्पॉन्ज क्यों दब जाता है। एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़नी कि कंप्रेस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बच्चों सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, कंप्रेस मतलब दब जाएगा, सॉलिड नहीं दबता है। लिक्विड कंप्रेस कम होता है, गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। क्यों कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है बच्चों, वो स्पेस क्या हो जाएगा, कंप्रेस करने पर वो फिल हो जाएगा, यानी कि वो कंप्रेस हो सकती है क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, लेकिन स्पॉन्ज हो जाता है। तो बच्चों स्पॉन्ज सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होता, वो स्पॉन्ज का क्या है, स्पॉन्ज के बीच में क्या होते हैं बच्चों, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन होल्स में क्या होती है, एयर भरी हुई होती है। तो जब हम स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो एयर निकल जाती है। सॉलिड एक बार जब सारी एयर उसकी निकल जाएगी, उसके बाद उसको दबाने की कोशिश करोगे तो कभी भी स्पॉन्ज क्या होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। यानी कि जो कंप्रेस होती है वो आपकी एयर होती है, स्पॉन्ज नहीं होता, सॉलिड नहीं होता है। क्लियर। चलिए अब ये जो स्टेट्स हमने पढ़ी, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब की सब क्या हो सकती है, चेंज कर सकती है। सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकती है, गैस सॉलिड बन, ये सब चीजें क्या होती है, चेंजेबल। ये सारी स्टेट्स चेंज हो सकती हैं। कैसे, अगर हम इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट डालें, ठीक है, यानी कि अगर हम इनको मेल्ट करें, बॉईल करें, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्रीज करें, तो इनके स्टेट्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लेटेंट हीट और लेटेंट हीट। इसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है,
कि जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें ज़रूरी होता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं रिपीट करती हूँ, जितना भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में उल्टा है, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को वेपर बनाने के लिए, लिक्विड को वेपर बनाने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट जरूरी होती है उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो वेपर बनाना, लिक्विड को वेपर बनाना इज वेपराइजेशन, सॉलिड को लिक्विड बनाना इज फ्यूजन। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, goodbye. Please do subscribe, share and like my video.